Okay, हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर नंबर 8 एंड क्लास नंबर 4 ऑफ चैप्टर 6 बैंक राइट। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन डिस्कस किए थे, और उससे पहले मैंने आपको प्राइमरी फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल बताया था राइट। बट जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था, लेक्चर नंबर 6 में जो अपने सेकेंडरी फंक्शन मैंने डिस्कस किए थे, जिसके बाद लास्ट में आपको एजेंसी फंक्शन था, उसके बाद एक और फंक्शन लास्ट जो बच गया था वो था जनरल यूटिलिटी फंक्शन राइट, जो ड्यू टू सम ऑडियो इश्यूज मैंने लास्ट वाले क्लिप में से उसको ट्रिम करके हटा दिया था, बट इसमें मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और जनरल यूटिलिटी फंक्शन एक्सप्लेन करने के बाद हम सीधे पढ़ेंगे जो हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन चल रहे थे उसकी तरफ राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जो कि सेकेंडरी फंक्शन में से एक है एंड लास्ट है जो बचा हुआ था। बाकी फिर हम चलेंगे हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की तरफ राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, आप जानते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं सर, पता होता तो लेक्चर नहीं देख रहे होते। बहुत सिंपल सी बात है। चलो, जैसे हमने एजेंसी फंक्शन पढ़ा था वैसे हम पहले शब्द के मायने समझ लें, उसके बाद हम समझेंगे फंक्शंस का मतलब क्या राइट। जनरल यूटिलिटी फंक्शन राइट, जनरल शब्द का मतलब आप समझते हैं पक्का। यूटिलिटी वर्ड का शब्द अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका सिंपल मीनिंग होता है यूजफुलनेस। क्या होता है? यूजफुलनेस। कहने का मतलब है जो जनरली हमारे लिए यूजफुल फंक्शन होते हैं, ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो बैंक हमारे लिए करता है राइट। तो उसके अंदर भी 5 फंक्शन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सेकेंडरी फंक्शन जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि सेकेंडरी फंक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था उसमें एजेंसी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन इंपॉर्टेंट है राइट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद जनरल यूटिलिटी फंक्शन। पक्का? तो एक एक करके हम सबको समझने की कोशिश करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डू मीन बाय जनरल यूटिलिटी फंक्शन राइट। तो आपकी स्क्रीन में आपको ये 5 फंक्शन दिख रहे होंगे, पांचों को एक एक करके हम समझेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। पक्का? नंबर 1 लॉकर फैसिलिटी, नंबर 2 अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, नंबर 3 लेटर ऑफ क्रेडिट, नंबर 4 कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर 5 ट्रेवलर चेक्स। तो ये पांचों हैं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे ही, पक्का समझने के लिए भी और याद भी होना चाहिए। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन नंबर 1 से। जनरल यूटिलिटी फंक्शन मतलब जनरली जो हमारे लिए यूजफुल फंक्शन होते हैं वो क्या है? पक्का? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद है जो मैंने पहले भी बताया था कि आज के समय में हमारे जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, जो हमारे गोल्ड होते हैं, जो हमारी ज्वेलरीज होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजों को हम घर पे नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और अगर ये चोरी हो जाए तो बहुत ही मुश्किल काम है राइट। दैट मीन्स ये सारी चीजों का सेफ कस्टडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। एंड वी ऑल नो दैट बैंकों पे हम ट्रस्ट करते हैं राइट। तो बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विच इज नोन एज लॉकर फैसिलिटी। बच्चों, क्या? लॉकर फैसिलिटी। पक्का हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनके आपके पेरेंट्स में से किसी ने लॉकर फैसिलिटी बैंक में अवेल कर रखी हो राइट, जिसमें उन्होंने लॉकरों में अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या अपने इंपॉर्टेंट जो भी चीजें उनको रखनी हो उसमें रखी होगी। पक्का? तो बच्चों, ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं एक लॉकर फैसिलिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं? लॉकर फैसिलिटी। ये हमें लॉकर प्रोवाइड करते हैं। हर एक अकाउंट होल्डर जिसको लॉकर फैसिलिटी चाहिए होती है, इंडिविजुअली उसको लॉकर मिलता है। लॉकर एक सेफ कस्टडी होती है जिसमें आप अपने वैल्यूएबल आइटम्स को रख सकते हैं राइट। तो ताकि आपके वैल्यूएबल आइटम्स सेफ हों, इसलिए बैंक आपको प्रोवाइड करता है ऐसी फैसिलिटी कि आप अपने वैल्यूएबल आइटम्स को एक लॉकर में सेफ रख सकते हैं राइट। सो दिस इज नोन एज लॉकर फैसिलिटी। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। अब देखिए ये ना आपको थोड़ा बहुत यहाँ समझने में मुश्किल हो सकती है, रीजन बीइंग क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़े नहीं है राइट। सर हमने चैप्टर तो पढ़े हुए हैं, कहाँ बात कर रहे हो? नहीं बेटा, 12th में नहीं पढ़े हो। क्लास 12th में अकाउंट्स में आपने एक चीज नहीं पढ़ी विच इज नोन एज कंपनी अकाउंट्स राइट। ऑल्दो कंपनी अकाउंट्स में भी इसका इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है क्योंकि लॉ का पार्ट ज्यादा है राइट। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 पे जाते हैं तो कंपनीज एक्ट आपको ये बताता है ये सारी चीजें क्या है राइट। तो मैं अंडरराइटिंग सिक्योरिटी एक आम आदमी के लिए कैसे समझ सकते हो, मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंपल से समझने की कोशिश करना राइट। आपको ये बहुत टेक्निकली समझने या घुसने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपको ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। पक्का? अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज का मतलब बच्चों क्या होता है, हमारा एक सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जब भी आप कोई सिक्योरिटी दैट इज शेयर, कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करती है बच्चों राइट,
तो जो शेयर इश्यू करती है, मान लीजिए कंपनी है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, लोगों पब्लिक से पैसा मांगती है, ऐसा समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, छोटा एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए मैं मांग रहा हूँ कितने, 10,000 लोगों से। 10,000 लोगों से मैंने क्या बोला कि भाई साहब आप मुझे कितने रुपए दे दें, कितने रुपए दे दें, 10-10 रुपए दे देंगे। 10,000 लोग मुझे 10-10 रुपए दे देंगे, तो 1 लाख रुपए मुझसे आ जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही कंपनी क्या करता है, शेयर इश्यू करता है। तो मैंने 1 लाख रुपए क्या किए बच्चों, मंगाने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक रूल है, सेबी ने रूल बनाया है कि आपकी इश्यू का 90% कम से कम, अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है, मतलब 90% से कम लोग आपके शेयर्स को खरीदते हैं, तो आपकी इश्यू कैंसिल हो जाएगी, आपके आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कैंसिल हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, मतलब बच्चों 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000। अगर मेरे पास 90,000 पैसे नहीं आए, ऐसा समझ लो 90,000 रुपीज नहीं आए मेरे पास, तो ये मैं इशू नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं टोटल 1 लाख रुपीज लोगों से नहीं मंगा पाऊंगा। ये एक रूल है, ये एक रूल है। आप बस सिंपली समझते सुनते जाइए एज अ स्टोरी, पक्का। तो अब क्या होता है, जो 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आए, तो बेचारी कंपनी क्या करे, बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता हो कि 1 लाख का 90% कितना है, 90,000। अब किसी के पास 85,000 रुपए ही आए, या 85,000 ही सब्सक्रिप्शन आए, पक्का। तो बेचारे अब क्या करें, उनको पैसे की जरूरत है, ऐसे तो पैसे कभी मंगा नहीं पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो नई कंपनीज होती है, जिनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती है, जो रेपुटेड कंपनी होती है, जिनका अच्छा नाम होता है, तो लोग जल्दी जल्दी इनके शेयर खरीद लेते हैं, जल्दी जल्दी पैसा मिल जाता है। पर नई कंपनी ऐसी होती है, उनको पैसा नहीं मिलता। तो ऐसे केस में बच्चों कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम आपका मिनिमम 90% तो करवा के ही देंगे, आपका जो इश्यू है वो सब्सक्राइब करवा के ही देंगे, आपको इतने पैसे करवा के ही देंगे। ऐसे लोगों को बोलते हैं अंडरराइटर्स। क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स। मैंने क्या किया, एक इंसान को हायर कर दिया, मैंने बोला सुन भाई यार, मेरी नई कंपनी है यार, मुझे डर लग रहा है कि 90% मेरा सब्सक्रिप्शन होता है कि नहीं, क्योंकि 90% अगर नहीं हुआ तो मेरी इशू कैंसिल हो जाएगी। तो बोलता अरे भैया मैं अंडरराइटर हूँ, मेरा यही काम है, मैं आपसे ये शेयर खरीद लूंगा और बेचेंगे हम ये शेयर, पक्का। मैं आपसे ये शेयर खरीद लूंगा, आपको टेंशन करने की बात नहीं, आपकी 90% इशू कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति भी हो सकता है एज एन एजेंट, और ये बैंक भी हो सकता है, और ये बैंक भी हो सकता है। मतलब अगर मेरी कंपनी ने इशू किया 1 लाख रुपए का बच्चों, और उसमें 90,000 रुपीज नहीं आए मेरे पास, 90% इशू नहीं आए, मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपीज आया, दैट इज 80% आया, तो मेरा इशू कैंसिल हो सकता है। पर बैंक बोलता ठहरो, हम आपकी हेल्प करेंगे, बीइंग अ अंडरराइटर। क्या बोला मैंने, एज एन अंडरराइटर बैंक बोलेगा कि भाई हम आपकी सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, खरीद लेंगे, आपकी सिक्योरिटीज को अंडरराइट करेंगे, पक्का। और अगर नहीं समझ में भी आया तो कुछ नहीं, स्टोरी के सुन के रिलैक्स रहना है, क्योंकि जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें तो और बेटर समझ में आएगी, तब आप इस वीडियो पे आके बेटर समझ सकते हैं, तब आप वापस से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, पक्का। तो अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज का मतलब कि आपके अगर कंपनी, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं समझ आने वाली बात, क्योंकि आपको ना कंपनी पता है अभी, ना आपको शेयर पता है, ना आपको सब्सक्रिप्शन पता है, राइट। तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मैं आपको इजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना इतना परसेंटेज वाइज अगर चीजें नहीं होती है, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता, 90% आपके पास पैसा नहीं आता है, तो इशू कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बोलते हैं हम आपके इशू को सब्सक्राइब करेंगे और आपको 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। एंड ऐसे एजेंट बैंक भी हो सकते हैं, पक्का। तो बैंक हमारे लिए ये काम करके देता है, पक्का। नंबर 1 लॉकर फैसिलिटी, नंबर 2 अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। आई होप सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट। सर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या, बेटा लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बताना। मतलब एक तरीके से क्या होता है, जब भी एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, और ट्रांजेक्शन जनरली अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो यहाँ पे बेटा गारंटी लेने का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि अगर कोई इंसान किसी से कुछ खरीद रहा है, तो दैट मीन्स सेलर को अश्योरिटी हो कि वो इंसान पैसा चुकाएगा, वो इंसान पैसा चुकाएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे समय में हेल्प करता है। अगर मिस्टर ए एक बायर है और मिस्टर बी एक सेलर है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ खरीदा होगा। अब अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को खरीदेगा तो बात हुई पेमेंट की, तो मिस्टर बी को ये अश्योरिटी चाहिए कि हमारी पेमेंट हमें मिलेगी, खास करके जब मिस्टर ए दूसरे कंट्री में और मिस्टर बी दूसरे पेमेंट में। तो ऐसे केसेस में जो बैंक होता है,
जो बायर का बैंक होता है, बायर का बैंक अश्योर करता है सेलर को कि भाई साहब हम आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट बताएगा कि ये पर्सन केपेबल है पेमेंट करने के लिए और रीपे कर सकता है, और नहीं करे तो कहीं ना कहीं बैंक उसकी गारंटी भी लेता है। पक्का? तो दिस इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि हेल्प करता है किसके लिए? एक कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस बताने के लिए, रेटिंग बताने के लिए। याद करो मैंने एक बार सिविल स्कोर एंड ऑल बताया था, ऐसे ही समझ सकते हो आप कि एक बैंक क्या करता है, एक कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस, लेटर ऑफ क्रेडिट एक अश्योरिटी प्रोवाइड करता है कि भाई ये रीपे कर पाएगा, इतने इतने पैसे दे पाएगा, ये इतना क्रेडिट वर्दी है, ये इतना केपेबल है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा है, एक गारंटी लेने का काम भी करता है। पक्का? मैं समझता हूँ ये चीजें नई नहीं है आपके लिए, थोड़ी थोड़ी टेक्निकल होंगी, बट ट्रस्ट मी बच्चों, आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज गेन करना जरूरी है। आपने ना ये सारी चीजें समझने के बाद मगअप करनी है, दैट मीन्स आपको रिटेन करनी है। पक्का? तो ये पॉइंट सारे समझने के बाद आपको याद करने हैं। आपको सिर्फ 5 पॉइंट याद होने चाहिए, लॉक ऑफ फैसिलिटी, अंडरराइटिंग सिक्योरिटी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सर इतना समझा क्यों रहा घुस घुस के? क्योंकि आपको डिटेल समझना तो जरूरी है ना। ऑल दो सब्जेक्ट थ्योरी है, बट ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रिलेटेबल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली रिलेटेबल, राइट? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पक्का? तो मैंने अभी आपको बताया लॉक ऑफ फैसिलिटी, मैंने अभी आपको बताया अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, अब मैं आपको बता दिया लेटर ऑफ क्रेडिट। पक्का? होप सो दिस इज क्लियर। पक्का? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रैवलर चेक। हालांकि ये आज के समय में बच्चों थोड़ा आउटडेटेड कंसेप्ट है, आजकल जनरली यूज नहीं होता है बच्चों। ट्रैवलर चेक्स ना, जैसे नॉर्मल चेक आपका क्या होता है, आपने कभी चेक देखा होगा, अगर आपने कभी चेक किसी को इश्यू किया होगा, आपके पेरेंट्स ने चेक इश्यू किए होंगे किसी को, तो बच्चों चेक इश्यू करने में क्या होता है, चेक एक नॉर्मल होता है, इसमें आप अमाउंट लिखते हैं, राइट? उसको लिखते हो इतने थाउजेंड, और उसको आप कॉलम में लिखते हो, फिर साइन करते हो। बेटा लेटर ट्रैवलर चेक अलग होता है। ट्रैवलर चेक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रैवलिंग के लिए यूज होने वाला चेक। पक्का? सर मतलब जब एक व्यक्ति एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता है बच्चों, उसके लिए ओवरसीज हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए बहुत जरूरी होता है एक ट्रैवलर चेक। पक्का? ट्रैवलर चेक इंश्योर करता है कि अगर आपके पास कैश नहीं कैरी करना है आपको, तो आप एक ऐसा चेक यूज कर सकते हैं जिसमें अमाउंट प्री फिक्स्ड और प्री प्रिंटेड रहता है। इस चेक में लिखा होगा, जैसे आपको अगर देख पा रहे हो, तो इसमें 1000 रुपीज का ट्रैवलर चेक है, मतलब ये चेक का वैल्यूएशन कितना है? 1000 रुपीज। इसमें प्री प्रिंटेड अमाउंट है, प्री प्रिंटेड चलता है, राइट? कि ये चेक आपको जब भी कुछ यूज करना है, आप बाहर कंट्री जाना है, आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो आप इन चेक्स को यूज कर सकते हैं। इसमें आपका होल्डर का, जो भी आप होल्डर होता है, उसका साइन होता है। पक्का? तो ये चेक हमारे नॉर्मल चेक से अलग होता है। इसमें प्री प्रिंटेड अमाउंट होता है, प्री सब कुछ, एवरीथिंग इज प्री प्रिंटेड। इसमें ऑलरेडी प्रिंट रहता है अमाउंट क्या, फलाना ठिकाना। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, ताकि आपको कैश ना यूज करना पड़े, और कैश एक जगह से दूसरी जगह आपका कहीं घूम ना जाए, या कैश भी कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ट्रैवलर चेक्स का कंसेप्ट निकला था। हालांकि आज के समय में थोड़ा आउटडेटेड है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इसके अलावा भी ऑप्शन आ चुके हैं, पर कुछ कुछ सिचुएशन में ये यूज हो सकता है। तो ट्रैवलर चेक ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है, नॉर्मल चेक से हटके होता है। इसमें अमाउंट सब कुछ प्री प्रिंटेड रहता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब आप जाते हैं, जनरली तब ये यूज में आता है। पक्का? आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। पक्का? चलिए, लास्ट इज कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत सिंपल सी बात है। बैंक क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है। बैंक मार्केट सिनेरियो को जज करता है, बैंक देखता है मार्केट रिस्क क्या है, बैंक देखता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो रिस्की है, कौन कौन सी न्यू इंडस्ट्री सेटअप है, कौन सी वाइंड अप होने वाली है, मार्केट में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, डिफ्लेशन क्या चल रहा है। ये सारा स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता है? बैंक करता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है, या बहुत सारी नई चीजें उन लोग को नया वेंचर स्टार्ट करना है, तो बैंक से वो एक बार सलाह जरूर लेते हैं, मार्केट एनालिसिस के बारे में पूछते जरूर है, इसलिए बैंक स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट भी जरूर करता है, राइट? तो बैंक बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है रिगार्डिंग अबाउट द मार्केट सिनेरियो, रिगार्डिंग अबाउट द मार्केट रिस्क, ईच एंड एवरीथिंग बैंक कलेक्ट करता है, जो कि कस्टमर को जरूरी चाहिए रहता है। तो बैंक ही अपने इंटरनल के लिए भी कलेक्ट करता है, अपने हेल्प के लिए भी कलेक्ट करता है, अपने नॉलेज के लिए भी कलेक्ट करता है, और आरबीआई को बताने के लिए, और आरबीआई भी ये कलेक्ट करता है, पर जनरली कमर्शियल बैंक की बात कर रहा हूँ। और जो नॉर्मल कस्टमर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो प्रोवाइड करने के लिए भी बैंक बहुत ही ज्यादा ये डेटा को कलेक्ट करता है। तो आई होप सो दिस इज क्लियर। बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, मैंने आपको समझाई इसलिए क्योंकि आपको समझना जरूरी है, राइट? एट द एंड थ्योरी आपको सब चीजें याद ही करनी है, पर समझना बहुत जरूरी है। पक्का? तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन मतलब जनरली यूजफुल, जनरल जो यूजफुल फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 लॉक ऑफ फैसिलिटी, नंबर 2 अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, नंबर 3 letter of credit, number 4 traveler checks, and number 5 collection of statistics.
आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर एंड दिस इज वेरी इजी। पक्का आराम से देखिएगा, आपको कोई भी चीज में अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, विच इज आर सेंट्रल बैंक के फंक्शन। यही पार्ट लेफ्ट आउट था जो कि मैंने अब आपको समझा दिया है। पक्का बच्चों, जनरल यूटिलिटी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जनरल यूटिलिटी फंक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। कमर्शियल बैंक के बारे में सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। बस एक ही टॉपिक उसमें लेफ्ट होता है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो कि हम लास्ट लेक्चर को हम वो टॉपिक को हम लास्ट लेक्चर बनाएंगे, राइट। तो हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा था और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से हमने एक फंक्शन को वहां पे कवर भी कर लिया था, विच इज नोन एज बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। पक्का। तो बैंकर्स बैंक फंक्शन में आपने ये देखा था कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस, राइट। और सुपरविजन में आपने देखा था मैनेजिंग करना, वाइंड अप करना, एक्सपेंशन करना, इन बारे में सेंट्रल बैंक आपको बताता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में जो सेकंड फंक्शन हम देखने जा रहे हैं वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पक्का मैंने आपको बार बार बोला है, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर नंबर 11 हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसमें हमको डिटेल में समझना फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह से डिमांड होता है, सप्लाई होता है, बहुत सारी बातें समझनी है। पक्का फिर भी हम ब्रीफ में देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं या दूसरे कंट्री से कोई हमारी कंट्री आता है तो वहां पे अलग अलग कंट्री का लीगल टेंडर अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, रुपी, वैसे ही अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर चलते हैं। तो हमें अगर अमेरिका में जाना है या अमेरिका में कुछ ट्रांजेक्शन करना है, या कोई अमेरिका में व्यक्ति है जिसको इंडिया में आना है या इंडिया में कुछ ट्रांजेक्शन करना है, तो अमेरिका वाले व्यक्ति को इंडियन रुपीस की जरूरत है और इंडिया वाले व्यक्ति को अमेरिकन डॉलर्स की जरूरत है। पक्का। तो बच्चों हर कंट्री के पास दूसरे कंट्री का करेंसी होता है। पक्का हर कंट्री के पास, मान लीजिए ऐसे समझिए कि ट्रेजर बॉक्स होता है, एक तिजोरी होती है जिस तिजोरी में दूसरी करेंसीज रहती हैं, राइट। हमारी करेंसी तो हमारे पास होती है, पर उस तिजोरी में हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के दूसरे कंट्री की करेंसीज होती है। कि मान लो अगर हमारे यहाँ से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो उनको जरूरत पड़ेगी तब क्या। पक्का। तो इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज एक करेंसी जो हमारी है वो छोड़ के जो दूसरी करेंसियां होती हैं उसको हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज, जनरली स्पीकिंग, ठीक है। अब कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज की निगरानी करना, ठीक है। जो आरबीआई होता है, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है। पक्का जितना भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज होता है वो आरबीआई के थ्रू रूटेड होता है। आरबीआई एक मेन अथॉरिटी है जो कि देखता है कि कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का हिसाब किताब क्या है, राइट। पढ़ेंगे Central bank acts as custodian of the foreign exchange. All the foreign exchange transaction must be routed through RBI, right? फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बहुत डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब चैप्टर नंबर 11 को हम डिस्कस करेंगे। अभी जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने आपको बता दिया, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज मींस किसी भी दूसरी की कंट्री की करेंसी। पक्का जिसकी देखरेख कौन करता है, आरबीआई की। जरूरत क्या है सर, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सारी चीजों का परचेज करना, सेल करना, ट्रेडिंग में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब ये जो दूसरे कंट्री की करेंसीज होती हैं इनकी निगरानी करना, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, राइट। तो आई होप सो फंक्शन नंबर 2 ऑफ सेंट्रल बैंक विच इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज क्लियर। पक्का चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि आज का लास्ट फंक्शन भी होगा, नहीं तो लेंथ बड़ी हो जाएगी और आपके लिए ऑलरेडी समझने के लिए काफ़ी कुछ हो चुका है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका सेंट्रल बैंक है, राइट, सबसे पहले आपने ये देख लिया कि सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर्स बैंक क्या काम करता है। फिर आपने देखा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। जो नेक्स्ट फंक्शन जो कि सबसे यूनिक बनाता है सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को, सेंट्रल बैंक को एक एपेक्स बॉडी बनाता है और अपने आप में एक मोनोपोली देता है, वो है द करेंसी अथॉरिटी, राइट। क्या लिखा हुआ है, द करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब सिंपल सा है कि हमारे यहाँ नोट छापने की पावर सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, आरबीआई के पास है।
सबसे यूनिक बात कि कोई और व्यक्ति हमारे यहाँ नोट छाप ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही ये अधिकार है कि वो पेपर करेंसी को प्रिंट कर सकता है। राइट बच्चों, दिस इज नोन एज पेपर करेंसी। राइट, एक बात और, आरबीआई जो नोट छापता है वो सारे 1 रुपए के ऊपर के नोट छापता है। राइट, और कॉइन्स नहीं छापता। मैंने बताया हुआ आपको कि 1 रुपए के नोट और कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। राइट, आरबीआई सारे पेपर करेंसी छापता है जो 1 रुपए के ऊपर हो। राइट, तो ये अपने आप में एक उसको एक यूनिक फंक्शन कहलाता है। राइट, करेंसी अथॉरिटी। पक्का, तो एक बार रीड करेंगे। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। आरबीआई हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी। पेपर करेंसी इशू करने का सोल राइट किसको है? आरबीआई को ही है। पक्का, तो एक बात आपको पता ही है, 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स आर इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि मैंने शायद मनी चैप्टर के समय भी आपको बताया था। राइट, एक चीज और छोटी सी समझना बच्चों, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ड पता होना आपको जरूरी है। बच्चों जो सेंट्रल बैंक है ना, जब हम चैप्टर नंबर 8 बजट पढ़ेंगे ना, तब आपको कुछ बातें पता चलेगी कि सेंट्रल बैंक जब डेफिसिट में होता है, घाटे में होता है, तब वो सेंट्रल बैंक नहीं बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट। पक्का, जब बजट चैप्टर पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है, जब वो डेफिसिट में होता है, घाटे में होता है बच्चों, तब वो ना आरबीआई से हेल्प लेता है, बोरो करता है पैसे कि भाई आप हमारे लिए पैसे दो, और आरबीआई उसको पैसा देता है न्यू करेंसी छाप के। क्या करके? न्यू करेंसी छाप के, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। जनरल नॉलेज के लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पॉइंट रखा है, ध्यान से पढ़िएगा, नीचे लिखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू कवर डेफिसिट। आरबीआई इशू न्यू करेंसी दैट इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब बच्चों आपको एक बात मैंने ऑलरेडी बताया था कि आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है। जब जब देश में न्यू करेंसी इशू होना रहता है, तो आरबीआई को मिनिमम रिजर्व सिस्टम के चलते आपका फॉरेन एक्सचेंज का, उसके बाद एसेट्स होने चाहिए, और फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। एसेट्स मींस गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस होने चाहिए, और फॉरेन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारी 200 करोड़ तक का वैल्यूएशन तक का होना चाहिए, तभी आपका जो सेंट्रल बैंक होता है वो नोट को इशू कर सकता है। पक्का, ये बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, बट अभी क्योंकि टॉपिक से वापस से भी रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। राइट, तो ये जो मैंने आपको एक फंक्शन बताया करेंसी अथॉरिटी, दैट मींस इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी। न्यू करेंसी को इशू करने का अधिकार, अथॉरिटी सिर्फ किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। पक्का, वो भी 1 रुपए से ऊपर के सारे पेपर करेंसी। राइट, 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स कौन बनाता है, कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पक्का, तो आई होप सो आपको अभी तक का लेक्चर अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, क्लास नंबर 5 में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रिवाइज करते रहेगा। एंड आई होप सो आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, एंड दिस विल हेल्प अस एंड दिस विल एनकरेज अस। राइट, एंड ऑल्सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, जिसमें आपको नोट्स एंड ऑल प्रोवाइड हो जाएंगे, लेक्चर्स भी आपको वहां पे मिलते हैं। एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, जिसमें सारी रीसेंट अपडेट्स भी रहती हैं, पढ़ाई को छोड़ के भी बहुत सारी रीसेंट अपडेट्स उसमें डली रहती हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।